चलो आओ प्लीज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध कर रहा हूं, नीचे नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना। क्वेश्चन पेपर दे रखा है, प्लीज पहले उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करो, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। उसके बाद जब सॉल्व हो जाए तो प्लीज इस वीडियो को देखना। हम इस वीडियो में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो हमने टेस्ट लिया था उसके आंसर डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर हमने 22 मार्क का बनाया है 30 मिनट में सॉल्व करने के लिए। अगर आप इसको घर पे कर रहे हैं तो चलो आप मैक्स टू मैक्स 35 मिनट ले लेना, उससे ऊपर इसका टाइम यूज मत करना। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले ये सीए फाउंडेशन के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का टेस्ट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ा है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इसमें व्याख्या दे रखी है। सीएमए वाले बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में हमने पूछा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को ध्यान में रखते हुए प्लीज बताइए कि ये जो नीचे दो ए और बी पॉइंटों में बातें लिखी हुई हैं, क्या ये प्रॉमिसरी नोट है, क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? तो आपको पहले ध्यान रखना चाहिए कि वैलिड प्रॉमिसरी नोट करने के लिए किन बातों की आवश्यकता है। और उम्मीद कर रहा हूँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या आप सामने बैठे हैं तो आपको प्रॉमिसरी नोट का बेसिक ज्ञान है, आपको उसके एसेंशियल फीचर्स पता है। तो ये क्वेश्चन एसेंशियल फीचर्स में से पूछा गया है। वो आपसे पूछा है IOU अ सम ऑफ ₹1000। एक इंसान दूसरे इंसान से यानी कि मिस्टर ए मिस्टर बी को टेल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं तेरा 1000 रुपए से उधारी हूं, उधार ले रखा है, मैं मानता हूं इस बात को। क्या इतनी सी बात क्या प्रॉमिसरी नोट है? तो इसका आंसर है नो, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। इसके दो रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर 1, क्वेश्चन में लिखा है ए ने टेल किया बी को, प्रॉमिसरी नोट शुड बी इन राइटिंग, इट कैन नॉट बी ओरल। तो एक रीजन तो ये हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए और यहाँ पे बस क्या लिखा है, मैं उधारी हूं। तो दो वजहों से आप इस क्वेश्चन के आंसर को कह सकते हो कि ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं है। रीजन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्नॉलेज किया जा रहा है कि मैं आपका इन डेट हूं, मैं आपका उधारी हूं, यहाँ पे एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे नहीं है। एंड ऑल्टरनेट रीजन क्या हो सकता है कि सर ए ने बी को ये बात ओरली बोली है, राइटिंग में नहीं है। ये दो वजह हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं है। इसी का बी पार्ट, एक्स प्रॉमिस कर रहा है टू पे वाई a sum of rupees 10,000 6 months after Y's marriage with Z। तो Y जो Z के साथ मैरिज अगर कर लेगा तो उसके 6 महीने बाद मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, एक्सप्रेस प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा। क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? द आंसर इज नो। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लग गई। अब Y की Z से शादी होगी कि नहीं होगी ये अनसर्टेन है, तो प्रॉमिसरी नोट जो होगा वो अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई ऐसी कंडीशन ना लगी हो जिसमें सर्टेनिटी ना हो। तो इस वजह से दोनों के दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या है, नो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है फिर से, आप प्लीज बताइए क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? आई प्रॉमिस टू पे ₹5,000 या ₹7,000 टू मिस्टर राम। अब यहाँ पे क्या चीज इशू है, सर्टेनिटी। तो एक प्रॉमिसरी नोट हम तभी प्रॉमिसरी नोट वैलिड मानते हैं जब उसमें जो अमाउंट लिखा हो वो कैसा हो, सर्टेन। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता था, मैं तुम्हें उतने रुपए दे दूंगा जितने रुपए का बकाया है। तो ये भी प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं है, क्यों? अमाउंट सर्टेन नहीं है। ठीक, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। दूसरा, आई प्रॉमिस टू पे मोहन ₹500 इफ ही सिक्योर 60% मार्क्स इन एग्जामिनेशन। क्या 60% मार्क्स ले ही आएगा? सर्टेन है अनसर्टेन है? अगेन आपने कंडीशन लगा दी, जो कंडीशन सर्टेन नहीं है, होगी ही होगी ऐसा निश्चित नहीं है, इस वजह से ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं है। पार्ट सी, आई प्रॉमिस टू पे ₹3,000 टू रवि आफ्टर 15 डेज द डेथ ऑफ ए। एक इंसान पैदा हुआ है तो वो इंसान मरेगा भी, यानी ए का मरना निश्चित है। हाँ, ये नहीं पता ए कब मरेगा, बट ए का मरना निश्चित है और जिस दिन वो मरेगा उसके 15 दिन बाद आपको पैसे दूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि मरना निश्चित है, कब मरेगा ये निश्चित नहीं है, बट मरना निश्चित है, इस वजह से प्रॉमिसरी नोट वैलिड माना जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन, हाँ जी, 15 दिन बाद का मरेगा, क्या लिखा है? मैं पैसे दूंगा 15 दिन बाद, कब? एक ही डेथ के बाद। आपने क्वेश्चन का क्या हिंदी रूपांतरण किया? अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में समझ नहीं पाए तो आपकी इंग्लिश खराब है। आप हिंदी मीडियम से पेपर दे सकते हैं बेटा। प्रॉब्लम क्या है? हिंदी भी खराब है ना? ये प्रॉब्लम है हमारे देश की, कुछ नहीं कर सकते। आधे से ज्यादा बच्चे सीए में बस इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनकी लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, इसलिए उनका मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स आपका गोला भरना है, तो फिर भी वो एक हद तक हो जाता है। यहाँ पे हम आधे मर जाते हैं, क्यों? लिखना पड़ता है। आओ, क्वेश्चन नंबर 3, वी ने गिफ्ट देना है किसको? डब्लू को। तो वी ने गिफ्ट दे दिया डब्लू को, कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। और कैसे दिया? चेक के थ्रू, इन फेवर ऑफ डब्लू, डब्लू के नाम पे चेक इशू करके। लेटर वी ने डब्लू को ये भी बोला, भाई अभी बैंक में पैसे नहीं है, प्लीज ये पैसे, इस चेक को ना बैंक में प्रेजेंट मत करियो वरना डिसऑनर हो जाएगा। और बैंक से ही बोल दिया कि स्टॉप पेमेंट, अगर कोई चेक आए तो उसकी पेमेंट मत करना, इतने पैसे नहीं पड़े। प्लीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जितने भी लॉज हैं, प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए बताइए, क्या वी ने जो अभी हरकत की है, मतलब चेक इशू कर दिया लेकिन बैंक में पैसे नहीं है, अगर डब्ल्यू ने वी की बात ना मानते हुए बैंक में चेक डाल दिया और चेक डिसऑनर हो गया, तो आप बताइए क्या वी की ये जो हरकत है क्या ये ऑफेंस ट्रीट होगी? द आंसर इज यस, कि वी लायबल तो नहीं है। किस सेक्शन में? 138 में। क्यों? क्योंकि द ड्रॉअर ऑफ अ चेक इज लायबल अंडर सेक्शन 138 सिर्फ कब? जब वो चेक दिया गया है किस चीज में? कोई लीगल डेट पे करने में। और हमने एक चीज क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इग्नोर मत कर देना इस बात को, कि वी ने क्या किया? गिफ्ट दिया, यानी एक कमर्शियल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट। अगर वी ने डब्ल्यू से सामान खरीदने के बदले चेक दिया होता और डब्ल्यू से बोला होता भाई बैंक में मत डालियो, और बैंक से कहा होता भाई पैसे मत देना, तो ये सेक्शन 138 में क्या हो जाता? ऑफेंस। लेकिन किस वजह से ऑफेंस नहीं है? बस क्योंकि वी ने डब्ल्यू को क्या दिया है? गिफ्ट। और लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है इफ अ चेक इज इशूड टू डिस्चार्ज अ लीगल एनफोर्सेबल डेट और अदर लाइबिलिटी, तो इन द प्रेजेंट केस चेक जो इशू है वो एज अ गिफ्ट हुआ है। तो सेक्शन 139 में अगर चेक डिसऑनर होता है तो हम ये नहीं मानेंगे कि बैंक में पैसा होना चाहिए था, आपको पता नहीं था बैंक में पैसा नहीं है और फिर भी आपने चेक इशू कर दिया, तो सेक्शन 138 139 एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि इस कॉन्टेक्ट में कंसिडरेशन ही नहीं है, और बिना कंसिडरेशन के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया, ये हम मान के नहीं चलेंगे। क्योंकि हमेशा कोर्ट ये मानेगी कि अगर आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है तो कुछ सामान खरीदने के बदले ही दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर जी एक शेयर होल्डर है कंपनी के, परचेज करते हैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए क्या? सर्टेन गुड्स फ्रॉम अ मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर से उधार पे। फॉर एग्जांपल आशीष काला सर आईजीपी के शेयर होल्डर भी हैं, आईजीपी के डायरेक्टर भी हैं, लेकिन वो अपने लिए कोई सामान परचेज कर रहे हैं और गलती से उन्होंने अपनी चेकबुक ना उठा के आईजीपी की चेकबुक उठाई, क्योंकि आईजीपी क्या है? सेपरेट लीगल पर्सन, कंपनी है आईजीपी प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने अपनी चेक ना उठा के कंपनी की चेक उठा के कंपनी के नाम से एक चेक बना दिया और डिपार्टमेंटल स्टोर वाले को दे दिया। डिपार्टमेंटल स्टोर वाले ने उस चेक को बैंक में डाला और वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर। तो अब डिपार्टमेंटल स्टोर वाला जे के ऊपर केस कर रहा है और क्या कह रहा है? भाई साहब आपका चेक डिसऑनर हो गया, सेक्शन 138 के अकॉर्डिंगली आपने क्या किया? ऑफेंस। तो आप मुझे बताएं, क्या जे, जो कि ना तो डायरेक्टर है कंपनी का, ना है शेयर होल्डर, ना वो पर्सन इन चार्ज है कंपनी का, जैसे आशीष काला सर तो फिर भी क्या है? आईजीपी के शेयर होल्डर भी और आईजीपी के डायरेक्टर भी, बट जे बस क्या है? शेयर होल्डर है। वो ना तो कंपनी का डायरेक्टर है, ना कंपनी की कोई पोजीशन होल्ड करता है, पर्सन इन चार्ज है। तो आप बताइए क्या जे लायबल होगा जो उसने सामान परचेज किया डिपार्टमेंटल स्टोर का? क्या सामान खरीदा है तो पैसे देने पड़ेंगे? एंड दूसरा क्वेश्चन, क्या जे ने जो चेक इशू किया उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 138 में क्राइम किया है क्या? तो 138 साफ साफ कहता है when a check drawn by a person on account maintained by him with a banker for payment of any amount of money to another person
from the account for the discharge in whole or in part any debt or liability is returned by the bank as unpaid. तो कह रहे हैं आपने वो वाला चेक दिया हो जो जिसका आपने अकाउंट मेंटेन किया हुआ है बैंकर के साथ, लेकिन जे ने इस केस में कौन सा चेक दिया? कंपनी का। उसने अपना चेक नहीं दिया, अपना बैंक अकाउंट वाला चेक नहीं दिया, उसने किसका चेक दिया? अब जब अपने बैंक अकाउंट से चेक ही नहीं दिया तो मेरे बैंक अकाउंट वाला चेक डिसऑनर नहीं हुआ। किसका चेक डिसऑनर हुआ? कंपनी वाला। लेकिन कंपनी ने तो आपसे सामान परचेज किया नहीं था, इसलिए कंपनी भी लायबल नहीं है और आप सेक्शन 138 के अकॉर्डिंगली जेल नहीं जाएंगे, आपने कोई ऑफेंस नहीं किया। लेकिन क्या जे ने जो सामान खरीदा उसका पैसा पे करना पड़ेगा? द आंसर इज यस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है और जे ने अगर सामान खरीदा है तो उसको उसका पैसा तो देना पड़ेगा, बट उसने 138 के तहत क्या नहीं किया? ऑफेंस नहीं किया। तो इस केस में जे ने कोई कमिट नहीं किया सेक्शन 138 में। और ये केस स्टडी में कौन बताता है? एचएनबी मुल्ला फिरोज वर्सेस सोमाया जुलू। लेकिन क्या जे को पैसा पे करना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि सामान खरीदा है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी आप पढ़ चुके हो, कोई किसी के खर्चे पे एंजॉय नहीं कर सकता। तो जे ने सामान खरीदा तो पैसा देना पड़ेगा, बट उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। तो आप भी चाहो तो ऐसे कारनामे कर सकते हो, मैं भी चाहूँ तो ऐसे कारनामे कर सकता हूँ। मैं कोई सामान खरीदूं और वाइफ से एक चेक कटवा के उस सामने वाले इंसान को दे दूं, वो चेक डिसऑनर हो जाए, तो क्या मैं जेल जाऊंगा? नहीं, क्योंकि मैंने अपना चेक तो दिया नहीं। क्या मेरी वाइफ जेल जाएगी? नहीं, क्योंकि उसने सामान खरीदा नहीं। तो आप ऐसा करके 138 से बच सकते हैं, पर ऐसे काम करना मत, ठीक है? पैसे तो देने ही पड़ेंगे अल्टीमेटली आपको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं कि लेकिन इससे आपको समय मिल जाएगा। इस कुकर्मों से क्या मिलेगा? आपके पास पैसे नहीं है, वाइफ के चेक से दे दिया या किसी रिलेटिव के चेक से दिलवा दिया, उसके ऊपर केस हो नहीं सकता क्योंकि उसने कोई सामान खरीदा नहीं। आपके ऊपर केस होगा नहीं क्योंकि आपका चेक बाउंस हुआ नहीं। लेकिन इस बीच बैंक का चेक देके उसने 2-3 दिन लिए, आपके पास 4-5 दिन का समय मिल गया आपको, जिसमें आप पैसा अरेंज करके इसकी टोपी उसके सर करके उसका पैसा चुकाने में सक्षम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? प्लीज इसे विद एग्जांपल समझा दो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा वो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होता है? जो ड्रॉ कहाँ हुआ है इंडिया के अंदर, और जो पेबल कहाँ होगा? पेबल इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया से बाहर भी हो सकता है। अगर इंडिया में हो रहा है तो वो इनलैंड है, अगर इंडिया से बाहर हो रहा है लेकिन ऐसे पर्सन के ऊपर हो रहा है जो रेसिडेंट इन इंडिया है, तो भी वो क्या है? तो हम दो चीज चेक करेंगे। पहली चीज तो क्या, ड्रॉ कहाँ हुआ? इंडिया में। दूसरी चीज क्या चेक करेंगे? पेबल कहाँ होने वाला है? इंडिया में। या फिर कौन पे करेगा? वो इंसान पे करेगा जो रेसिडेंट इन इंडिया है। तो 1 के साथ हमें 2 चाहिए, या तो ये वाला 2 मिल जाए और ये वाला 2 मिल जाए। कोई भी दो चीजें फुलफिल हो जाएंगी तो हम क्या मानेंगे? वो इंस्ट्रूमेंट कैसे? इनलैंड। और अगर दोनों में से कोई भी बात फुलफिल नहीं हो रही तो हम उसे क्या मानेंगे? तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं जो इनलैंड नहीं होता, यानी जो पहली और दूसरी में से दोनों में से कोई सी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? फॉरेन बिल। हमने क्वेश्चन में कहा था प्लीज हमें इन एग्जांपल्स के साथ समझा दो। अब जिसको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया वो एग्जांपल अपने आप बना सकता है। एक प्रॉमिसरी नोट जो कहाँ बना है? कोलकाता। कोलकाता कहाँ है? इंडिया में। और पेबल कहाँ होगा? तो पेबल इन इंडिया। 2 पॉइंट उठाए, एक एग्जाम्पल बन गया। दूसरा एग्जाम्पल, ए बिल ड्रॉ हुआ वाराणसी में, यानी बना कहाँ? इंडिया में। पे कौन कर रहा है? एक ऐसा बंदा जो जोधपुर में रहता है। जोधपुर कहाँ है? इंडिया में। ये बात अलग है, पेबल कहाँ होगा? सिंगापुर में। तो पेबल कहाँ होगा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो पे कर रहा है वो बंदा कहाँ का है? इंडिया का। इसके अलावा रेसिडेंट ऑफ आगरा, उसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। ड्रॉ किया मतलब पहला रिक्वायरमेंट फुलफिल। वो बिल ऑफ एक्सचेंज आगरा में बना, किसके ऊपर? बी के ऊपर। और बी कहाँ रहता है? न्यूयॉर्क में। मतलब इंडिया इंडिया रेसिडेंट का बंदा है, बाहर का बंदा है। लेकिन बी ने एक्सेप्ट किया कि वो पेबल कहाँ करेगा? इंडिया में, मतलब मेड पेबल इन इंडिया। तो अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। इस वजह से ये इंस्ट्रूमेंट भी क्या हो गया? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब जो इनलैंड नहीं है, जो दोनों ही रिक्वायरमेंट फुलफिल ना करे, वो क्या हो जाएगा? तो आपको इस क्वेश्चन को शॉर्ट नोट में लिखना था, साथ में क्या लिखने थे? इस तरीके से आपने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। जिसने नहीं किया, जिसके किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती है, प्लीज उस गलती को एक बार सुधार लो, एक बार चेक कर लो, ताकि आप आगे से ऐसी कोई गलती ना करें। हमने जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन देखे, हमने उसमें एक चीज पाई
कि सबसे पहले हम किसी भी केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आएंगे, लॉ से आएंगे, और लॉ कैसे बनता है, या तो एक्ट्स है, एक्ट्स के अंदर क्या होते हैं, सेक्शन, या फिर कहाँ से आएगा, कोर्ट जजमेंट। तो सबसे पहला चीज हमने सबसे पहले क्या बताने की कोशिश की, कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर हमने क्वेश्चन से कुछ बातें चुराई कि जो आपका केस है इस हालात में क्या हो रहा है, यानी हमने फैक्ट्स ऑफ द केस उठाए, जिसको हम बोलते हैं हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, लॉ के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ। और फिर हमने एंड में हमेशा क्या देना है, कंक्लूजन देना है। हमने जब दोनों बातें कंपेयर कर ली तो हम बता पा रहे हैं कि कंक्लूजन ये है कि जे ने कोई क्राइम नहीं किया सेक्शन 138 के अकॉर्डिंगली। तो अब जब भी कोई केस बेस्ड आंसर लिखेंगे तो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, फैक्ट ऑफ द केस के साथ कंपेयर करेंगे, और फिर कंक्लूजन देंगे। तीसरी बात, कॉपी चेक करते समय एक कॉपी चेकर आपकी कॉपी करीब आपने लिखी होगी आधे घंटे के अंदर, लेकिन इस कॉपी को चेक करने में, कॉपी चेक करने में मुश्किल से 5 मिनट लगाए। तो आपकी कॉपी आप आधे घंटे में लिखने के बाद भी 5 मिनट में कैसे चेक करा सकते हैं। 3 घंटे की आपने कॉपी लिखी, आपके कॉपी चेक करने 15 मिनट के अंदर कॉपी चेक करी, तो आप उसको अंदर झांकने के लिए मजबूर ही मत करो। क्या करो, जो की वर्ड्स है उन्हें क्या कर दो, वो इस पार्ट में क्या पूछना चाह रहा है कि बताओ भाई 5,000 7,000 वाला जो प्रॉमिसरी नोट बनाया वैलिड है या नहीं है, तो आपने सीधे अंडरलाइन कर दिया भाई नॉट वैलिड है। क्यों, आपने क्यों का आंसर दे दिया, क्योंकि भैया अमाउंट सर्टेन नहीं है। तो अगर आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया तो कॉपी चेकर के लिए आपकी कॉपी पढ़ना आसान हो जाएगा, और आपने जो ग्रामेटिकल एरर्स मार रखी होंगी वो अंदर झांक झांक की गलतियां नहीं ढूंढेगा। जितना आप उसके लिए कॉपी शोभनीय बनाएंगे उतना आपके लिए आसान है। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट। अगले टेस्ट के लिए तैयार है ना, चलो।